Hello students, welcome back in HOT 211 Production Technology for Vegetables and Spices Lecture 20 Okra Cultivation. This is also known as ladyfinger. In this lecture, I will cover all culture practices related to ladies finger cultivation like soil, climate, seed rate, sowing time, harvesting, yield, insect pest, disease and their management. Let's start this topic. अदर नेम ओकरा को हिंदी में भिंडी कहते हैं। एक और भी नाम है इंग्लिश में लेडीज फिंगर, इसके आकार के कारण कहते हैं। बोटनिकल नेम एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस, फैमिली मालवेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n130, जो इसके डिप्लॉयड गुणसूत्र संख्या होती है वो 130 होती है। ओरिजिन अफ्रीका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओकरा इज डे न्यूट्रल क्रॉप, भिंडी है वो डे न्यूट्रल होती है, इस पे दीप्ति काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ दिन की अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओकरा इज ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, जो भिंडी है वो ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, मीन्स इसमें 5 से लेके 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है। वैसे तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है, पर इसके अंदर 5 से लेके 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी संभव है। ऐसी किस्में या ऐसी जो फसलें होती हैं वो ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड कहलाती हैं। ठीक। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओकरा इन द वर्ल्ड, जो भिंडी है जो भारत है वो भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ओकरा कंटेन हायर आयोडीन कंटेंट विच हेल्प इन गोइट्री, भिंडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है, जो घींगा गलगांठ कह लो इसके उपचार में लाभदायक है। मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप वैरायटीज रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस, जो भिंडी के अंदर मेजर ब्रीडिंग का उद्देश्य है या नई किस्में पैदा करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी किस्में पैदा करना है। ठीक। सिस्टमिक रिसर्च वर्क इज स्टार्टेड बाय डॉक्टर हरभजन सिंह, भिंडी के अंदर जो सिस्टमिक तरीके से रिसर्च वर्क स्टार्ट किया गया वो सबसे पहले डॉक्टर हरभजन सिंह ने स्टार्ट किया। हाई टेम्परेचर अबव 42 डिग्री सेल्सियस कॉज फ्लावर बड ड्रॉप्स, अगर तापमान अधिक रहता है 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तो इसमें जो फूल कलियां होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं या झड़ने लग जाती हैं। एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड साइज ऑफ ओकरा इज 6 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रूट्स, जो एक्सपोर्ट या निर्यात का जो साइज है वो 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे फलों का है, मतलब इसका जो 6 से 8 सेंटीमीटर लंबे फल होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। एरिया एंड प्रोडक्शन, जो लेटेस्ट एनएचपी का जो डाटाबेस के अनुसार 2018 का जो है अभी लेटेस्ट चल रहा है उसके अनुसार जो सबसे ज़्यादा एरिया है वेस्ट बंगाल का है, दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा आता है। ठीक। और प्रोडक्शन के अंदर पहले नंबर पे गुजरात आता है, दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल है, फिर तीसरे नंबर पे बिहार आता है। ठीक। तो वेस्ट बंगाल का जो क्षेत्रफल है 77.55 थाउजेंड हेक्टर, जिससे कि प्रोडक्शन है 914.86 थाउजेंड मैट्रिक टन। गुजरात 75.27 921.72 या 72 थाउजेंड मैट्रिक टन। फिर है उड़ीसा 64.07, ठीक, जो इससे प्रोडक्शन है 566.88 थाउजेंड मैट्रिक टन। बिहार का 57.41 और 787.78
8,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन है। इसके अलावा मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर है, फिर हरियाणा का है। जो टोटल इंडिया के अंदर इसका क्षेत्रफल है भिंडी का, वो है 509.02 थाउजेंड हेक्टर, जिससे कि प्रोडक्शन है 6,094.94 थाउजेंड मैट्रिक टन। Economic importance and uses: okra contain 89 gram of moisture, 10.4 gram of dry matter, 1.9 gram of protein, 66 gram of calcium, 1.5 milligram of iron, 0.07 milligram of thiamine, 0.10 milligram of riboflavin, and 13.0 milligram of vitamin C, each of 100 gram of the consumable portion। जो भिंडी है इसके अंदर जो 100 ग्राम खाने योग्य भाग होता है उसके अनुसार इसमें 89 ग्राम तो नमी होती है, मॉइस्चर होता है, 10.4 ग्राम इसमें सूखा हुआ या शुष्क भाग होता है, ड्राई मैटर होता है, 1.9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, 66 ग्राम इसमें कैल्शियम होता है, 1.5 मिलीग्राम इसमें लोह तत्व या आयरन पाया जाता है, 0.07 मिलीग्राम इसमें थायामीन पाया जाता है, 0.10 मिलीग्राम इसमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है और 13 मिलीग्राम इसमें विटामिन सी पाया जाता है। इन द प्रिपरेशन ऑफ जगरी, रूट एंड स्टेम आर यूज्ड टू क्लीन द शुगर कैन जूस। जगरी या गुड़ बनाते समय जो इसका रस होता है, गन्ने का रस होता है, उसको साफ करने के लिए, उसकी जो गंदगी को नितारने के लिए इसमें जो इसकी जड़ें, भिंडी की जड़ें जहाँ तना होता है उसका यूज किया जाता है। स्टेम कंटेनिंग क्रूड फाइबर आर यूज इन द पेपर इंडस्ट्री। जो तना होता है उसका जो कच्चा रेशा होता है उसका उपयोग कागज़ उद्योग के अंदर किया जाता है, कागज़ बनाने के लिए किया जाता है। ड्राई सीड कंटेन 13 to 22% एडिबल ऑयल एंड 20 to 24% प्रोटीन। जो सूखे हुए बीज होते हैं उनमें 13 से 22% एडिबल ऑयल या खाने वाला तेल पाया जाता है, 20 से 24% उसमें प्रोटीन होता है। द सीड केक इज यूज एज एन एनिमल फीड। जो सीड तेल निकालने के बाद जो केक बचता है, वेस्टेज होता है, उसको खली के रूप में यूज किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। वैरायटीज, इसकी जो किस्में हैं वो पहली तो इंट्रोडक्शन से तैयार जो भी किस्में हैं, परकिंस लॉन्ग ग्रीन सुटेबल फॉर नॉर्थ इंडियन हिल्स, उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त किस्म है। इसके अलावा कैलेमोन स्पाइनलेस है। दूसरी किस्में हैं इसकी सिलेक्शन से, जिनका चुनाव करके तैयार की गई हैं, पूसा मखमली, गुजरात भिंडी नंबर 1, CO1। फिर तीसरे नंबर पे आती हैं हाइब्रिड किस्में इसकी। ज़्यादातर इसकी जो किस्में हैं इंटर स्पेसिफिक है, तो 2 स्पीसीज के अंदर क्रॉस करवा के तैयार की गई हैं। पूसा सावनी इसकी एक इम्पोर्टेंट किस्म है। पूसा मखमली इंटू IC 1542 का ये क्रॉस है। स्पाइनलेस है, मतलब इस पर ये कह लो हेयर, वाइट कलर के हेयर नहीं पाए जाते, जहाँ ये कह लो कि इसके ऊपर जो रेशे पाए जाते हैं वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे, भिंडी के ऊपर या फल के ऊपर या इसके तने के ऊपर, वो नहीं प्रेजेंट नहीं होते। सुटेबल फॉर लार्जर pH एंड टोलरेंट टू सैलिनिटी। जो इसके लिए pH चाहिए होता है, मतलब इसकी रेंज बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब ये इसको बहुत ही ज़्यादा pH पे कल्टीवेट किया जा सकता है, मतलब इसको 8 तक कल्टीवेट किया जा सकता है और सैलिनिटी को सहन कर सकता है। लवणता कह देते हो उसको, ये सहन कर सकती है फसल। ये किस्म अर्का अनामिका, एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस इनटू एबेलमोस्टस मैनी हॉट स्पीसीज टेट्राफिलस, ठीक है, इसका ये क्रॉस है। इसके अलावा अर्का अभय भी सेम ही क्रॉस है और ये दोनों ये कह लो कि सिस्टर लाइन्स हैं एक दूसरे के, मतलब एक ही क्रॉस, जो स्पीसीज के क्रॉस से तैयार 2 किस्में हैं, 2 प्रजनी, जो कह लो कि 2 संततियां हैं, सेम ही है, ठीक है। और क्विक ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग, जो अर्का अभय है ये
जैसे ही इसकी कटाई कर देते हैं, पौधे की काट छांट कर देते हैं, तो ये जल्दी जल्दी शाखाएं निकालना प्रारंभ कर देता है। पंजाब पद्मनी एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस इनटू एबेलमोस्टस मैनीहॉट स्पीसीज मैनीहॉट का ये क्रॉस है। रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस, ये येलो वेन मोजेक वायरस से प्रतिरोधी किस्म है। और टोलरेंट टू जैसिड एंड कॉटन वॉलवर्म, ये जो जैसिड है या फिर कॉटन वॉलवर्म है जो इंसेक्ट है, उनसे भी प्रतिरोधी किस्म है, इसमें वो नहीं आती। क्योंकि ये कॉटन वाला इंसेक्ट इसमें इसलिए करता है क्योंकि ये कॉटन जो कपास होती है ये भी मालवेसी कुल की है, तो इंसेक्ट इसमें भी वो इफेक्ट करता है। इसके अलावा परभनी क्रांति एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस कल्टीवार पूसा सावनी इनटू एबेलमोस्टस एबेलमोस्टस मैनीहॉट स्पीसीज मैनीहॉट का ये क्रॉस है। इसके अलावा पंजाब 7 एबेलमोस्टस एस्कुलेंटस स्पीसीज पूसा सावनी इनटू एबेलमोस्टस मैनीहॉट स्पीसीज, जो इसकी सब स्पीसीज है मैनीहॉट ही है, उसका क्रॉस है। वर्षा उपहार HRB92 के नाम से भी जानी जाती है। लाम सिलेक्शन 1 और परभनी क्रांति का ये क्रॉस है। रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस, ये येलो वेन मोजेक वायरस जो बीमारी है उससे प्रतिरोधी। और टोलरेंट टू लीफ होपर के प्रतिरोधी किस्म है इंसेक्ट से। हिसार उन्नत HRB55 या 55 सिलेक्शन 12-2 इनटू परभनी क्रांति का क्रॉस है। ये भी रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस और अगेती फसल है या अगेती किस्म है। इसके अलावा पंचाली, आधुनिक, सुप्रिया, वर्षा। आधुनिक कई बार पूछी जाती है, याद रखना किसकी किस्म है, ठीक है, कई बार कंपटीशन में पूछी गई है आधुनिक किस्म किसकी है। तो ये जो किस्में हैं ये प्राइवेट सेक्टर से डेवलप्ड है। इसके अलावा म्यूटेंट है इसकी कुछ किस्में, MDU1 फ्रॉम पूसा सावनी, मतलब पूसा सावनी के उत्परिवर्तन से तैयार MDU1 किस्म है। इसके अलावा EMS8 है, पंजाब 8 या EM58 है, वो भी पूसा सावनी से निकली हुई है, ये भी रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस। इसके अलावा जो फ्रूट बोरर है उससे भी टोलरेंट किस्म है। इसके अलावा येलो वेन मोजेक वायरस रेजिस्टेंट किस्में हैं जो इसकी भिंडी की, पहली है अर्का अनामिका, अर्का अभय, हिसार बसंती, हिसार बरसाती, वर्षा उपहार, पूसा सावनी, पंजाब पद्मनी, परभनी क्रांति, CO1 आज़ाद क्रांति, पूसा A4 भी एक इम्पोर्टेंट किस्म है इसकी, रेजिस्टेंट टू येलो वेन मोजेक वायरस, टोलरेंट टू जैसिड एंड शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, ये येलो वेन मोजेक वायरस से रेजिस्टेंट प्रतिरोधी। इसके अलावा ये जैसिड और शूट बोरर इसमें नहीं होता। इसके अलावा क्विक ब्रांचिंग आफ्टर प्रूनिंग, और तो जैसे ही काट देते हैं या काट छाट करते हैं पौधे की, उसके बाद ये जल्दी जल्दी शाखाएं निकालना स्टार्ट कर देती है। क्लाइमेट ओकरा इज ए क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड रिक्वायर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर बेस्ट प्रोडक्शन। जो ओकरा है या भिंडी है ये ट्रॉपिकल फसल है और इसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है अच्छी उपज के लिए, अच्छे पैदावार के लिए। इट इज़ ससेप्टिबल टू ड्रॉट एंड लो टेम्परेचर, ये कह लो कि संवेदनशील होती है सूखे से और कम तापमान से, जहाँ पाले से कह लो, पाला और ये सूखा जो मौसम होता है, सूखा ड्रॉट ये कह लो, तो उससे ये सहन नहीं कर सकती। द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ फॉर ओकरा क्रॉप इज़ 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। भिंडी के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे सबसे ज़्यादा उपज मिलती है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। फॉर सीड जर्मिनेशन ए टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 एंड 35 डिग्री सेल्सियस इज रिक्वायर्ड। और सीड जर्मिनेशन के लिए लगभग 25 से 35 डिग्री के आसपास का तापमान होना चाहिए, तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है। When in summer temperature goes above 42 degrees Celsius cause flower bud drops causing yield losses। जैसे ही गर्मी के अंदर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसमें जो पुष्प कलियाँ होती हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाती हैं और जिससे कि उपज में नुकसान होता है।
soil. It can be cultivated in all types of soil from sandy loam to clay. इसकी जो कल्टीवेशन है हर प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, सैंडी लोम से लेके हल्की मिट्टी से लेके भारी मिट्टी तक की जा सकती है. However, for good yield, loose, variable, well manured loamy soil having better drainage बेस्ट रहती है. मतलब जो इसकी कल्टीवेशन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है वो है दोमट मिट्टी, जिसकी जो कि अच्छी, ये कह लो कि लूज़ ढीली मिट्टी हो और अच्छी सड़ी हुई हो और उसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो. द सोयल ऑप्टिमम पीएच फॉर ओकरा इज 6 to 6.8. जो भिंडी है इसके लिए जो बेस्ट पीएच है जिस पे इसकी कल्टीवेशन ज़्यादातर किस्में उगाई जाती हैं वो है 6 से 6.8. Sowing time. In plains, sowing is done in February March for spring summer crop and June July for rainy season crop. जो भिंडी है इसकी मैदानी क्षेत्रों के अंदर 2 बार बुआई की जाती है, सोइंग की जाती है. पहली जो बसंत गर्मी के मौसम की फसल है उसकी फरवरी मार्च के अंदर बुआई करते हैं जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है, ठीक है. और दूसरी बार रेनी सीजन की फसल के लिए जून से जुलाई के अंदर बुआई करते हैं. द क्रॉप सोन अर्लियर इन सीजन विल बी लेस अफेक्टेड बाय येलो वेन मोजेक वायरस देन द जुलाई. जो जुलाई के अंदर फसल बोई जाती है उसकी अगर पहले बुआई की जाती है, मतलब जून के अंदर ही उसकी बुआई कर दी जाए तो उसमें येलो वेन मोजेक वायरस का जो अटैक रहता है वो कम आता है. इन हिली रीजन्स द क्रॉप इज सोन फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई. पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इसकी जो बुआई की जाती है अप्रैल से जुलाई के अंदर की जाती है. इन साउथ इंडिया इट कैन सोन राउंड द ईयर बिकॉज ऑफ माइल्ड क्लाइमेट. जो दक्षिणी भारत है वहाँ का तापमान बहुत ही सुटेबल है इसकी कल्टीवेशन के, इसलिए साल भर इसकी कल्टीवेशन की जाती है. सीड रेट. द सीड रेट इज 18-22 kg per hectare for spring summer crop and 8 to 10 kg per hectare for rainy season crop और खरीफ क्रॉप. जो इसकी स्प्रिंग समर क्रॉप होती है, जो गर्मी की फसल होती है, उसमें बीज दर थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है. एक तो पौधा ग्रोथ कम करता है इसलिए, दूसरा बीज का अंकुरण सही नहीं होता, ढंग से नहीं होता शुरुआत में ठंडा मौसम होने के कारण स्प्रिंग के अंदर, तो 18 से 22 किलो रखी जाती है. और जो रेनी सीजन की होती है, जो इसका मेन सीजन है, तब 8 से 10 किलो पर हेक्टर काफ़ी रहती है, पौधा ग्रोथ अच्छी करता है. फील्ड प्रिपरेशन. जो इसके खेत की तैयारी करते हैं, पहले मिट्टी पलटने वाले हल से एक बार जुताई करके 3 से 4 बार देसी हल से इसकी जुताई कर ली जाती है और लास्ट प्लॉइंग के ऊपर 20 से 25 टन गोबर की खाद मिट्टी में मिला दी जाती है. उसके बाद है सीड सोइंग. जो बीज की बुआई की जाती है इसमें ज़्यादातर फ्लैट बेड के अंदर की जाती है, मतलब एक सीधी क्यारी, समतल क्यारी के अंदर बीजों को लाइन के अंदर बोया जाता है. अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्र है, बहुत बड़े एरिया के अंदर आप इसकी बुआई कर रहे हो तो सीड ड्रिल से की जाती है, मशीन से की जाती है बुआई. और अगर आपके पास क्षेत्र कम है तो हाथ से भी लाइनों के अंदर बीजों को हाथ से डाला जाता है, खड्डे कर करके छोटे छोटे, ठीक. और कई जगहों पे इसकी जो कल्टीवेशन है मेड़ों के ऊपर भी करते हैं, रिजेज के ऊपर भी की जाती है, ठीक है. मेड़ बना लिए जाते हैं, साथ में नाली बन जाती है, मेड़ के ऊपर बीज को बोया जाता है साइड में, ठीक. जिससे क्या होता है, एक तो इससे सिंचाई का जो पानी होता है कम लगता है, ठीक है. दूसरा, जो रेनी सीजन के अंदर ड्रेनेज की असुविधा रहती है वो नहीं आती इसमें. इसके अलावा जो बीज का जर्मिनेशन होता है वो भी ढंग से होता है. स्पेसिंग. जो ब्रांचिंग टाइप होती है इसमें मान लो कि 2 टाइप की होती हैं, एक तो ज़्यादा फैलती हैं, एक कुछ सीधी बढ़ती हैं. तो ब्रांचिंग टाइप जो ज़्यादा फैलती हैं उनके अंदर स्पेसिंग ज़्यादा रखी जाती है और गर्मी की फसल के अंदर स्पेसिंग कम रखते हैं, ठीक. तो ब्रांचिंग टाइप के अंदर 60x30 सेंटीमीटर रखी जाती है, ब्रांचिंग वाली के अंदर मतलब रो से रो की दूरी रखी जाती है वो 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर. और नॉन ब्रांचिंग टाइप जो किस्में हैं उनमें 45x30, 45 लाइन से लाइन की और 30 पौधे से पौधे की दूरी. और जो
स्प्रिंग समर की जो फसल होती है, गर्मी के मौसम की फसल होती है, उस समय पौधा कम बढ़वार करता है, तो जो स्पेसिंग रखी जाती है 45x20 सेंटीमीटर या इससे भी कम। उस समय पौधा कम बढ़वार करता है, इसलिए जो स्पेसिंग है कम रखी जाती है, 45 लाइन से लाइन की और 20 पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। न्यूट्रिशन या मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो खाद और उर्वरक दिए जाते हैं, वैसे तो वो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उसकी फर्टिलिटी क्या है, पर फिर भी जनरली जो 25 टन पर हेक्टर गोबर की खाद मिट्टी में लास्ट प्लॉइंग के समय मिला दी जाती है। इसके साथ ही 125 किलो पर हेक्टर नाइट्रोजन, 75 किलो पर हेक्टर फास्फोरस, 63 किलो पर हेक्टर जो पोटाश है वो दी जाती है। पोटाश और फास्फोरस की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो बुआई कर रहे होते हैं, जहाँ जब बीज बोया जाता है उस समय खेत में दी जाती है। जो रिमेनिंग नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाती है, उसे 35 से 40 दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। मतलब फसल जब उग जाती है और 30-35 दिन की हो जाती है, तब उसमें छिड़काव किया जाता है पानी के साथ। इरिगेशन, ड्यूरिंग रेनी सीजन इरिगेट द क्रॉप एज व्हेन रिक्वायर्ड। जो बरसात के मौसम की फसल होती है, तब तो जब आवश्यकता हो तो सिंचाई की जाती है, अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं करते। जबकि जो स्प्रिंग समर सीजन या कह लो कि स्प्रिंग समर वाली फसल होती है, गर्मी वाली फसल होती है, उसे लगभग 4 से 5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। वैसे ये देखा गया है कि जो ड्रिप इरिगेशन है वो इसकी कल्टीवेशन में बेस्ट रहता है। एक तो इससे क्या होता है कि पानी का लगभग 75 से 80% जो सिंचाई इरिगेशन वाटर होता है उसका बचत होती है। इसके अलावा उपज में भी वृद्धि होती है। वीड कंट्रोल, अबाउट 2 to 3 वीडिंग आर रिक्वायर्ड इन इनिशियल स्टेज। लगभग 2 से 3 वीडिंग इसको प्रारंभिक अवस्था में पौधे को की जाती है, आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ वीडीसाइड्स हैं जिनकी जैसे बैसालीन है 2.5 किलो लीटर पर हेक्टर, ये प्री सोइंग डाला जाता है, मतलब बुआई से पूर्व डाला जाता है। इसके अलावा लासो है 5 लीटर पर हेक्टर, पोस्ट सोइंग गिवन बेस्ट कंट्रोल टू मैक्सिमाइज नंबर ऑफ वीड्स। इसको बुआई के बाद डाला जाता है, पहले वाला बुआई से पहले डाला जाता है, ये बुआई के बाद डाला जाता है। ठीक है, जिससे कि लगभग लगभग जितने भी वीड होते हैं खेत में उनका सफाया हो जाता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ केमिकल एंड ग्रोथ रेगुलेटर, इसमें बहुत से ग्रोथ रेगुलेटर या ये कह लो कि पीजीआर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे साइकोसेल है 100 ppm के अंदर बीजों को 24 घंटे तक अगर उपचारित किया जाता है तो इंक्रीज फ्रूट सेट, फलन में बढ़ोतरी होती है और उपज में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा GA3 है 400 ppm सीड ट्रीटेड, मतलब बीज को उपचारित करना है, ये इन्हांस जर्मिनेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा IAA है, ये 200 ppm, ये भी बीजों को उपचारित करना है, ये भी जर्मिनेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा नेप्थलिक एसिटिक एसिड है 20 ppm है, अगर इससे भी बीज को उपचारित करते हैं तो ये भी जर्मिनेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा इथेफोन है 100 to 500 ppm, ये रिड्यूस वेजिटेटिव ग्रोथ एंड एपिकल डोमिनेंस, मतलब पौधे की वृद्धि को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, जिससे कि पुष्पन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पुष्प आने लग जाते हैं। फिर है हार्वेस्टिंग, फ्रूट्स आर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग 7 to 8 days फ्रॉम फ्लोवरिंग। जो फलों की तुड़ाई की जाती है लगभग 7 से 8 दिन बाद की जाती है, मतलब फूल बना उसके 7 से 8 दिन बाद फल तोड़ने लायक हो जाता है। फ्रूट लगभग लगभग इसमें अल्टरनेट डे पे तोड़े जाते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़े जाते हैं। और ज़्यादातर जो फ्रूट तोड़े जाते हैं वो इमैच्योर हरे रंग के और 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए, उनको तोड़ा जाता है। और अगर ये देरी हो जाती है तोड़ाई के अंदर, मतलब अपने एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहे हैं, अगर अपने एक दिन छोड़ के ना करके 2 दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के करते हैं तो क्या होता है कि जो फल उसके अंदर बनते हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं, रेशेदार हो जाते हैं, जो कि खाने लायक नहीं रहते। यील्ड, एन एवरेज यील्ड ऑफ
60 to 65 क्विंटल पर हेक्टर ग्रीन फ्रूट ड्यूरिंग स्प्रिंग समर एंड 90 to 120 क्विंटल पर हेक्टर ड्यूरिंग रेनी सीजन। जो इसकी एक एवरेज यील्ड है गर्मी के मौसम की फसल की 60 से 65 क्विंटल पर हेक्टर और रेनी सीजन के अंदर 90 से 120 क्विंटल पर हेक्टर तक मिल जाती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वैसे तो भिंडी के अंदर कोई खास फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, फिर भी पुअर सीड जर्मिनेशन, बीज का अंकुरण का कम होना एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरह ही है। सीड जर्मिनेशन इज पुअर व्हेन सोइल टेम्परेचर रिमेन्स एट और बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। बीज का जो इसके जर्मिनेशन है नहीं होता जब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रहता है। तो ज़्यादातर ये समस्या जब स्प्रिंग समर सीजन की फसल बो रहे होते हैं और स्प्रिंग में अगेती फसल बोते हैं, मतलब जैसे ही सर्दी खत्म हुई और आपने फसल स्प्रिंग सीजन बसंत फसल बोनी है तो आप जल्दी करते हो, तो जल्दबाजी में क्या होता है कि टेम्परेचर उस टाइम कम होता है, 15 डिग्री से कम होता है, तो बीज का अंकुरण ढंग से नहीं होता। मैनेजमेंट, द सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर 24 हॉर्स। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर अपने को बुआई करनी है तो क्या करते हैं कि बीजों को 24 घंटे तक पानी के अंदर डुबो के रखो, ठीक है, उसके बाद बुआई करो। जहाँ फिर क्या करो कि 45 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी के अंदर बीजों को 1 से 2 घंटे तक डुबो के रखो, उसके बाद बुआई करो। तीसरा उपचार है कि आधे घंटे तक बीजों को एल्कोहल, ठीक है, से ट्रीट करो, उसके बाद उनकी बुआई करो। इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट। इंसेक्ट पेस्ट, जो इसमें सबसे पहला इंसेक्ट है स्टेम एंड फ्रूट बोरर, इरेज बिटेला के कारण होता है, या कह लो कि इसका जो वानस्पति साइंटिफिक नेम है, ये एक कैटरपिलर है जो पौधे के जो वृद्धि वाले भाग होते हैं उनको खाकर नुकसान पहुंचाती है। उनको खाती खाती ये बाद में जो फ्लावर बर्ड्स होती हैं उनको, और जो इमैच्योर कच्चे फल होते हैं उनको हॉल कर देती है, उनके अंदर छेद कर देती है। कंट्रोल है स्प्रे द क्रॉप विद 0.1% कार्बेरिल और मोनोक्रोटोफॉस 0.1%, मतलब कार्बेरिल या मोनोक्रोटोफॉस का फसल पर स्प्रे करना चाहिए। सेकंड इंसेक्ट है इसमें जैसिड और लीफ हॉपर, अमरास्का बिगुटुला। ये भी एक ओकरा का भिंडी का एक सीरियस पेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये पौधे के जो कोमल भाग होते हैं या पत्तियां होती हैं उनसे रस चूस के उसको नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि पत्तियां कर्ल होना स्टार्ट हो जाती हैं, मतलब पत्तियां इकट्ठी होना स्टार्ट हो जाती हैं, और साथ में जो पत्तियों के किनारे होते हैं वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट दिखाई देता है, मतलब जले हुए दिखाई देते हैं वो किनारे। कंट्रोल है स्प्रे क्रॉप विद फॉस्फोमिडोन और ऑक्सीमेथाइल डायमेटोन 0.5%। अगर अगर ये इंसेक्ट दिखाई देता है तो फॉस्फोमिडोन या ऑक्सीमेथाइल डायमेटोन का स्प्रे करना चाहिए। लीफ बीविल, इसके जो एडल्ट होते हैं वो पत्तियों के टिश्यू को खा जाते हैं, ठीक है, उसमें छेद कर देते हैं। और इसका कंट्रोल है स्प्रे द क्रॉप विद 0.1% मोनोक्रोटोफॉस, रोगर अथवा पैराथियोन, इनमें से किसी भी इंसेक्टिसाइड का फसल पर स्प्रे करना चाहिए। फिर है डिजीज मैनेजमेंट। पहली है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू के अंदर क्या होता है, जो इनिशियल स्टेज होती है उसमें पौधे की पत्ती की निचली सतह पर पाउडर की तरह धब्बे दिखाई देते हैं, पाउडरी वाइट पाउडर की तरह धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि बाद में पत्तियां, जहाँ तो पूरे पौधे के ऊपर वो वही वाइट वाइट एक पाउडर दिखाई देगा, बाद में तो जो बाद की स्टेज होगी उसके बाद पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। कंट्रोल है इसमें वेटेबल सल्फर या कैराथेन या डीनो कैप का स्प्रे करना चाहिए, ठीक है, अगर ये बीमारी दिखाई देती है तो। सेकंड है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है इसकी, येलो वेन मोजेक वायरस। येलो वेन मोजेक वायरस, वेन मतलब उसकी नसें। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो पीली सी दिखाई देने लग जाती हैं, सिंपल सिम्टम बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या कि जो उसकी नसें होती हैं पत्तियों की, ठीक है, वो पीली हो जाती हैं, जबकि जो पौधे का रिमेनिंग टिश्यू होते हैं
क्लोरोफिल कंटेंट होता है वो ग्रीन ही रहता है। बस ओनली पत्ते की नसें नसें पीली हो जाती हैं और पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता। ठीक है। और जो इसका मेन ये कह लो कि वायरल है, तो इसको एक वाहक भी होगा इसको फैलाने के लिए, वो है वाइट फ्लाई। ठीक है। जो एक पौधे से दूसरे पौधे तक इसको फैलाती है। तो इसका कंट्रोल भी वही है कि अपने उस वाहक को नष्ट कर दे, जो इसका वाइट फ्लाई है उसको कंट्रोल करें। मोनोक्रोटोफॉस या डाईमिथोएट का स्प्रे करके अपने उसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी प्रभावित पौधा है उसे उखाड़ कर जला देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। या फिर तीसरा है इसकी रेजिस्टेंट या प्रतिरोधी किस्में उगाएं, जैसे पूसा सावनी है, अर्का अनामिका है, अर्का अभय है, हिसार बसाती है, वर्षा उपहार है। इन किस्मों को उगाना चाहिए। थैंक यू।